हेलो फ्रेंड्स, और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 12 का एक और नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। सिस्टम ऑफ रजिस्टर का मतलब ये है कि हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वन और मोर या फिर ग्रुप ऑफ रजिस्टर की बात हो रही है। और ऑलरेडी हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में जान चुके हैं कि रजिस्टर क्या होता है और रजिस्टेंस क्या होती है। रजिस्टर क्या होता है? एक मटेरियल होता है, एक कंडक्टर होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, या किसी भी मटेरियल का बना हुआ एक मटेरियल होता है जो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी शो करता है। तो उसी मटेरियल को हम लोग रजिस्टर का नाम दे देते हैं। और जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक से अधिक रजिस्टर का हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है? एक कलेक्शन हो जाता है रजिस्टर का। तो एक या एक से अधिक रजिस्टर का जब हम लोग किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ करते हैं ना, उसी को हम लोग सिस्टम ऑफ रजिस्टर कह देते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को आगे करते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल में क्या होता है। और ये एक चीज़ बता दूं, ये आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी बनते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं सर्किट से रिलेटेड। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी ऑफन यूज रजिस्टर इन वेरियस कॉम्बिनेशंस। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें रजिस्टर का यूज़ किया जाता है अलग अलग कॉम्बिनेशन में। डिफरेंट टाइप का रजिस्टर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उन्हीं कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। We now therefore intend to see how Ohm's law can apply to combination of resistor। और यहाँ पर इस टॉपिक में हम लोग ये देखने वाले हैं, अगर हमारे पास एक या एक से अधिक रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है तो उसमें हम लोग ओम्स लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे। चूँकि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, अगर हमारे पास किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक रजिस्टर है और ये बैटरी से कनेक्टेड है तो इसमें ईजिली हम लोग ओम्स लॉ लगा देते थे करंट कैलकुलेट करने के लिए। V/R ये फार्मूला यूज़ करते थे। बट यहाँ पर हमारे पास एक रजिस्टर ना होकर एक से अधिक रजिस्टर है, तब हम लोग ओम्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए जान लेते हैं ये जो रजिस्टर है इसको कितने तरह से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं। तो उसका मेथड देख लेते हैं। देयर आर टू मेथड ऑफ ज्वाइनिंग द रजिस्टर टुगेदर। जो रजिस्टर होता है इसको एक दूसरे से जोड़ने का जो मेथड होता है वो टू टाइप से होता है, जिसमें से फर्स्ट मेथड होता है रजिस्टर इन सीरीज, या इसी को कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सेकेंड मेथड होता है रजिस्टर इन पैरेलल, या इसी को कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो इन दोनों मेथड में से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशंस की। तो चलिए सीरीज कॉम्बिनेशंस के बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं रजिस्टर इन सीरीज या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का यदि डेफिनेशन आप लोग को पूछे तो क्या लिखेंगे। इसको भी कभी कभार पूछ देते हैं 1 या 2 मार्क्स में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन 2 और मोर रजिस्टर, ये रजिस्टर होगा, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप लोग, क्योंकि रजिस्टेंस रजिस्टर की प्रॉपर्टीज़ होती है और यहाँ पर हम लोग रजिस्टर कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं। और जब रजिस्टर कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे तो रजिस्टेंस आ ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, व्हेन 2 और मोर रजिस्टर आर ज्वाइंट end to end and same current flow through each of them, it is called a series combination of resistor। जब एक या एक से अधिक रजिस्टर को आपस में एंड टू एंड हम लोग जोड़ देते हैं और उसमें जो करंट हम लोग फ्लो करते हैं तो सभी रजिस्टर में करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है, सेम करंट फ्लो होता है सभी रजिस्टर में। तब इस प्रकार का जो रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। दूसरी भाषा में इसी को अगर हम लोग समझे तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच 3 और मोर, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर लीजिएगा 3 और मोर। किसी भी सर्किट में ज़रूरी थोड़ी है 3 रजिस्टर ही हो, उसमें 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो 3 और मोर रजिस्टर हो सकता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में 3 और मोर रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो? R1 हो, R2 हो, R3 हो, इसी प्रकार Rn हो, रिस्पेक्टिवली आर ज्वाइंट एंड टू एंड, और इसको हम लोग क्रमशः क्या कर देते हैं? एक दूसरे के एंड से जोड़ देते हैं। हेयर द रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तब हम लोग इन सभी रजिस्टर को क्या बोलेंगे? सीरीज में कनेक्ट है करके बोल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का डेफिनेशन लिख सकते हैं। चलिए इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, इसका सर्किट कैसे बनेगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं,
ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का सर्किट है जिसमें हम लोगों ने 3 रजिस्टर ले रखे हैं। पहले वाले रजिस्टर का रेजिस्टेंस हम लोग R1 कंसीडर करे हैं और दूसरे वाला रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग R2 कंसीडर कर लेते हैं और तीसरा वाला जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस हम लोग R3 कंसीडर कर लेते हैं। तो जैसे कि इसके डेफिनेशन में देख चुके हैं कि जितने भी रजिस्टर है उसका एंड टू एंड हम लोग एक दूसरे से ज्वाइन कर देते हैं। जैसे कि पहले वाले रजिस्टर का एंड क्या है, ये है, और इसका एंड को हम लोग दूसरे रजिस्टर से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे वाले रजिस्टर का एंड क्या है, ये है, तो इसके एंड को हम लोग तीसरे वाले रजिस्टर से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से इस कॉम्बिनेशंस को हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशंस कहेंगे। तो ये रहा रजिस्टर का कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर एक बैटरी कंसिडर कर लेते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। बैटरी को किसी किसी बुक में बी से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी किसी बुक में ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका भी नोटेशन लिख लेते हैं। और इस बैटरी के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मेज़र करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अमीटर। इसको क्या कहते हैं, अमीटर। इसी प्रकार यहाँ से करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इस कॉम्बिनेशन में इंटर कर रहा है और यहाँ पर इस कॉम्बिनेशंस का जो टोटल पोटेंशियल है उसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर का। किसका इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर क्या होता है, ये भी एक डिवाइस होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के पोटेंशियल को मेज़र करता है। फिर यहाँ से करंट ऐसे होते हुए इस सर्किट के थ्रू यहाँ से आता है और यहाँ पर एक कुंजी का या फिर इसी को कहा जाता है की, एक की का यूज़ करते हैं। की का काम क्या होता है, इस सर्किट में जो करंट का फ्लो है उसको ऑन ऑफ करने का काम होता है। जब इस की को हम लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर करंट फ्लो होता है और जब की को ऑफ कर देते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। ठीक है। अब चूंकि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इस सीरीज कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, यहाँ से जो करंट फ्लो करा रहे हैं इस करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो बैटरी से जो आई करंट फ्लो करवा रहे हैं तो पहले वाले रेजिस्टेंस का जो करंट होगा वो भी आई होगा, दूसरे वाले रजिस्टर का भी करंट आई होगा और तीसरे वाले रजिस्टर का जो करंट होगा वो आई होगा। बट यहाँ पर पोटेंशियल जो है डिवाइड हो जाता है। पोटेंशियल कैसे डिवाइड हो जाता है, इसको हम लोग चार्ज के ऑर्डर के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे यहाँ पर भी चार्ज का ऑर्डर ले लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये चार्ज का ऑर्डर हो गया। इसका मतलब ये है इसका पोटेंशियल जो है, इसका पोटेंशियल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं V1, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला रजिस्टर है इसका पोटेंशियल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं V2 और ये तीसरा वाला रजिस्टर है इसका पोटेंशियल हम लोग क्या कर लेते हैं, V3 कंसिडर कर लेते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डेफिनेशन में ही पढ़ चुके हैं सीरीज कॉम्बिनेशंस का कि 2 और मोर रजिस्टर जो है सीरीज कॉम्बिनेशंस में तब कहलाते हैं जब इसका एंड टू एंड हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और एक और कंडीशन होता है जब इसका पोटेंशियल जो है, फ्लो होने वाला करंट तो सेम होता है बट पोटेंशियल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशंस को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये रहा इसका सर्किट डायग्राम। अब चलिए इसका डेरिवेशंस देख लेते हैं। डेरिवेशन क्यों करने की ज़रूरत है, बाय द वे ऐसा सर्किट दिया हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशंस दिया हुआ है और हमको पूछा जाएगा कि इस पूरे सर्किट में जो सीरीज जो रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट निकालने बोलेंगे या फिर टोटल रजिस्टेंस निकालने बोलेंगे या इफेक्टिव रजिस्टेंस निकालने बोलेंगे या इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट पूछेंगे या फिर पोटेंशियल पूछेंगे या फिर इंडिविजुअल रजिस्टर में पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। अगर हमको V2 V3 का वैल्यू दिया है, करंट का वैल्यू दिया हुआ है तो फिर V1 का वैल्यू कितना होगा। तो इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी फॉर्मूले का डेरिवेशंस करने वाले हैं। तो चलिए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं लेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि पहले वाला जो रजिस्टर है उसका पोटेंशियल कितना है, V1 है। दूसरा वाला रजिस्टर का रेजिस्टेंस R2 है तथा पोटेंशियल कितना है, V2 है। उसी प्रकार तीसरे वाले रजिस्टर का रेजिस्टेंस R3 था और पोटेंशियल कितना था, V3 था, जो कि मैं सर्किट डायग्राम में बता चुका था आप लोगों को। एंड करंट ऑफ ऑल रजिस्टर इज सेम। और करंट का वैल्यू क्या होता है, R1 R2 R3, तीनों ही रजिस्टर में करंट का वैल्यू कितना होगा, सेम होगा,
ठीक है। नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन होल इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी। अब हम लोग क्या करते हैं, जो सीरीज कॉम्बिनेशंस था, सर्किट डायग्राम था, वहाँ से उस पूरे सर्किट का पोटेंशियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल था वो था V, जो कि हम लोग बैटरी के थ्रू अप्लाई किए थे, वोल्टेज है ना, वही पोटेंशियल है V। और ये किसके इक्वल होगा, पहले वाले रजिस्टर का पोटेंशियल दूसरे वाले और तीसरे वाले रजिस्टर का पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। तो ये उस पूरे सर्किट का टोटल पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस था ना, डिफरेंट था सभी रजिस्टर का, इसलिए। अब हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से, तो ओम्स लॉ से पूरे सर्किट का पोटेंशियल हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पर R को हम लोग बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रजिस्टर या टोटल रजिस्टर पूरे सर्किट का, और पूरे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट, और पूरे सर्किट में जो हम लोग पोटेंशियल अप्लाई किए हैं वो पोटेंशियल V है। और पहले वाले, दूसरे वाले और तीसरे वाले जो रजिस्टर है, इसका पोटेंशियल को हम लोग रिस्पेक्टिवली ऐसा लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल्स टू आई आर वन, दूसरे वाले रजिस्टर का पोटेंशियल लिख सकते हैं V2 इज इक्वल्स टू आई आर टू, और तीसरे वाले रजिस्टर का हम लोग रेजिस्टेंस या पोटेंशियल लिख सकते हैं V3 इज इक्वल्स टू आई आर थ्री। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। यहाँ से V का वैल्यू, यहाँ से V1, V2, V3, इन सभी वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग को मिल जाता है आई आर इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। ठीक है, यहाँ पर I जो है कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर I और I कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कैंसिल आउट होने के बाद फाइनली हम लोग को जो आंसर मिलेगा R इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री मिलेगा, और इसी फॉर्मूला को कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग केवल 3 रजिस्टर लिए थे, हो सकता है हमारे पास nth रजिस्टर का कॉम्बिनेशन हो, nth रजिस्टर का कॉम्बिनेशन हो, तब इस फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, तब इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिखेंगे, R इज इक्वल्स टू आर वन आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट 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 आर एन। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशंस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अच्छा, आप लोगों को एग्ज़ाम में ये जो कॉम्बिनेशन है इसको किस किस नाम से पूछ सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में कोई भी सर्किट दे सकते हैं और उस सर्किट में आपको ये बोला जाएगा कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट को फाइंड करिए, या फिर इसी को कहा जाता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, या इसी को कहा जाता है नेट रेजिस्टेंस, या इसी को इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, या इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो R का वैल्यू निकाले हैं इसको आप लोग को एग्ज़ाम में R टोटल भी बोल सकते हैं, R टोटल निकालने के लिए, या आपको एग्ज़ाम में R इफेक्टिव का वैल्यू निकालने बोल सकते हैं, या फिर आपको एग्ज़ाम में R नेट निकालने के लिए बोल सकते हैं, या फिर R इक्विवेलेंट निकालने बोल सकते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी बच्चे जो है इसका डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं और जानते हुए भी इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल, इफेक्टिव, नेट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ये सभी क्या है, एक ही है, तो इसी को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रयास करेंगे इसका कुछ प्रॉब्लम्स लेके आएंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग डेरिवेशन और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थ्योरी का कंप्लीट होना या कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड मेथड की, रजिस्टर इन पैरेलल, या इसी को कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि किसी भी रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशंस कब कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन 2 और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट such that the same potential difference is applied across each of them, it is called parallel combination of resistor। तो यहाँ पर एक या एक से अधिक रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन है, तो उन सभी रजिस्टर का जो एंड है वो कॉमन पॉइंट से जुड़ा होगा। ठीक है, मतलब सभी का एंड जो है एक ही पॉइंट से जुड़ा होगा, और सभी का पोटेंशियल डिफरेंस या अप्लाइड वोल्टेज जो है
या पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, सेम होगा सभी का। तो इस प्रकार का जो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन रहेगा उसी को हम लोग कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इसी को दूसरे लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन विच 3 और मोर, यहाँ पर लिख लेना 3 और more register are connected together between point x and y, here the register are said to be connected in parallel। जैसे कि नीचे सर्किट में दिखाया गया है कि ये जो x और y पॉइंट है, x और y पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच में 2 या फिर 2 से 3 और मोर रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन होगा ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन रखने से इसमें जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है और करंट का वैल्यू डिफरेंट हो जाता है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है या अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कहा जाता है। अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो 2 और मोर रजिस्टर का ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें पोटेंशियल क्या हो, डिफरेंट हो, करंट क्या हो, सेम हो। पोटेंशियल क्या हो, डिफरेंट हो और करंट क्या हो, सेम हो, तो इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। और यदि किसी भी रजिस्टर का ऐसा कॉम्बिनेशन या ऐसा अरेंजमेंट जिसमें पोटेंशियल क्या हो, सेम हो और करंट का वैल्यू क्या हो, डिफरेंट हो, तो इसको हम लोग कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रखिएगा, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कहेंगे और इसको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कहेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, कुछ लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है डेफिनेशन को याद रखने में। चलिए अब इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका निगेटिव टर्मिनल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से या ई से। यहाँ पर हमारे पास एक रजिस्टर है जिसका रजिस्टेंस R1 है, दूसरा रजिस्टर है, तीसरा रजिस्टर है जिसका रजिस्टेंस R2 और R3 है। हम लोग क्या कर देते हैं, पहले दूसरे तीसरे तीनों का रजिस्टर का जो एंड पॉइंट है इसको एक ही पॉइंट X पर कनेक्ट कर देते हैं और इसका जो दूसरा एंड है इसको एक पॉइंट Y है जिस पर कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर इस बैटरी के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मेज़र करने के लिए एक अमीटर कनेक्ट कर देते हैं और करंट के फ्लो को ऑन ऑफ करने के लिए एक की लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है इसमें जो पोटेंशियल है उसको मेज़र करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसको वोल्टमीटर कहते हैं, इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे ही इस बैटरी से करंट जो है यहाँ से फ्लो होता है तो पॉइंट X पर आता है, तो यहाँ पर करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। पहले वाले रजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है इसको I1 कंसीडर कर लेते हैं, दूसरे वाले रजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है इसको I2 कंसीडर कर लेते हैं और तीसरे वाले रजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है इसको हम लोग I3 कंसीडर कर लेते हैं। बट हम लोग अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल सेम रहेगा और अगर ऑर्डर की बात करें, चार्ज के ऑर्डर की बात करें तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये निगेटिव रहेगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशंस का एक और डेफिनेशन बन रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशंस का एक और डेफिनेशन बन रहा है, किसी भी रजिस्टर का एक ऐसा अरेंजमेंट या ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें रजिस्टर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है दूसरे रजिस्टर के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा और अगर नेगेटिव टर्मिनल की बात करें तो दूसरे तीसरे सभी का नेगेटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट पर जुड़ा रहेगा। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो पहले वाले रजिस्टर, दूसरा, तीसरा, तीनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल भी एक दूसरे से एक ही पॉइंट पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यह डेफिनेशन भी बन जाता है। तो ये भी एक तरीका है पैरेलल कॉम्बिनेशंस को पहचानने का। ठीक है, आई होप ये सर्किट डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं इसके लिए फार्मूला डेरिवेशंस की। जिस प्रकार हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशंस के लिए फार्मूला डिराइव किए थे उसी प्रकार इसके लिए भी डिराइव कर लेते हैं। लेट द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ रेजिस्टेंस, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि पहले वाला जो रजिस्टर था उसका रेजिस्टेंस R1 है जिसमें I1 करंट फ्लो हो रहा था, दूसरा वाला रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R2 है जिसमें I2 करंट फ्लो हो रहा था और तीसरा वाला रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R3 था जिसमें I3 करंट फ्लो हो रहा था। एंड एक पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रिक करंट है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर लीजिएगा इसको। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या होता है, सेम होता है। अर्थात
पहले वाले रजिस्टर का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, तीनों ही रजिस्टर का जो पोटेंशियल हो क्या होगा, सेम होगा। इसको V कंसिडर कर लेते हैं। अब हम लोगों को पता है ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, V को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू V अपॉन R। और ये वाला जो करंट है ये पूरे सर्किट का करंट है, नेट करंट है। और ये वाला जो पोटेंशियल है पूरे सर्किट का पोटेंशियल है। और ये R जो है पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू है। इसी प्रकार पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए इस फॉर्मूला को मैं लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू V अपन R1। दूसरे रजिस्टर के लिए, तीसरे रजिस्टर के लिए ऐसा लिख सकता हूँ I2 इज इक्वल टू V अपन R2, I3 इज इक्वल टू V अपन R3। अब चूंकि पहले रजिस्टर के लिए भी हम लोग पोटेंशियल V ले रखे हैं, दूसरे के लिए भी V, तीसरे के लिए भी V ले रखे हैं, क्योंकि पोटेंशियल क्या है यहाँ पर, कॉन्स्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, तो पूरे सर्किट का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला सर्किट था, पूरे सर्किट का अगर मैं करंट का एक्सप्रेशंस लिखूं, उसी को यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। नाउ वी कैन राइट द टोटल इलेक्ट्रिक करंट ऑन होल सर्किट। पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, I। और ये जो करंट I है किसके सम के इक्वल होगा, पहले वाले रजिस्टर का करंट I1, दूसरे वाले रजिस्टर का करंट I2, तीसरे वाले रजिस्टर का करंट I3 के सम के इक्वल होगा। अब यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 में जो रिलेशन फाइंड आउट किए हैं, ये वाला रिलेशन, तो I का I1, I2, I3 इन सभी वैल्यू को हम लोग कहाँ पर पुट कर देते हैं, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, V अपन R इज इक्वल टू V अपन R1 प्लस V अपन R2 प्लस V अपन R3 मिल जाएगा। अब यहाँ से चूंकि V जो है पोटेंशियल है और पोटेंशियल यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर V को मैं कॉमन निकाल लूँगा। तो यहाँ से V को कॉमन निकालने पर मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 बच जाएगा। अब यहाँ पर V और V जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद हमको कितना मिल जाएगा, 1 अपन R इज इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग 3 रजिस्टर ले रखे थे, बाय द वे हमारे पास अगर nth रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता तो उस समय रजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1 अपन R इज इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस डॉट 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 1 अपन Rn आ जाएगा। ठीक है, अगर nth रजिस्टर रहेगा और उसका जो रजिस्टर है वो R1 से लेकर कहाँ तक रहे, Rn रहे, तो उस सिचुएशंस में ये मिलेगा हमको पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए। तो यहाँ पर 1 अपन R को क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, या इसी को इक्विवेलेंस कहा जाता है, या इफेक्टिव, या फिर टोटल, या फिर नेट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, तो वहाँ पर आप लोग को ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि इसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले का। आप लोग यहाँ पर केवल 2 फार्मूला याद रखिएगा। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इसमें हम लोग को क्या फार्मूला मिला था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का R1 प्लस R2 डॉट 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 Rn। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला याद रखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का, जिसमें हम लोग को क्या मिला था, 1 अपन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपन R1 डॉट 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 प्लस 1 अपन Rn। बस ये दोनों फार्मूला याद रखना है। इन्हीं दोनों फार्मूला से आप लोग सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है आप लोग को एग्जाम में, वो क्वेश्चन है, आपको कोई भी सर्किट दे दिया जाता है, और वहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज्ड करना है कि उस सर्किट में जो कॉम्बिनेशन है रजिस्टर का वो सीरीज है कि पैरेलल है। ठीक है, तो वो पहचानने का तरीका मैं बता दिया हूँ। पहला तरीका है आप चार्ज का ऑर्डर लेके पहचान सकते हैं। चार्ज का ऑर्डर में आपको क्या देखना है, अगर प्लस जो है माइनस से जुड़ा हुआ है, माइनस जो है प्लस से जुड़ा हुआ है, तो याद रखना वहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशंस की बात हो रही है। अगर वहाँ पर जो रजिस्टर का प्लस जो है प्लस से जुड़ा हुआ है और माइनस जो है माइनस से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार का अगर कॉम्बिनेशंस दिखे तो याद रखना वहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात की जा रही है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बाकी हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब और बात करेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है, जूल हीटिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इस टॉपिक का इंट्रोडक्शंस देख लेते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और ये क्या होता है। वी ऑफन ऑब्जर्व इन आवर एवरीडे लाइफ, हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रिक फैंस बिकम वार्म्स
इफ़ यूज्ड कंटिन्यूसली फॉर लॉन्गर टाइम। जैसे कि हम लोग अपने घरों में फ़ैन यूज़ करते हैं और फ़ैन जो है कंटिन्यू लगातार चलते रहता है, तो हम लोग जब उसको टच करके देखते हैं तो वो गर्म हो चुका रहता है। ठीक है, ये हम लोग अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, दैट इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रजिस्टर्स only connected to a battery, the source energy continuously get dissipated entirely in the form of heat. This is known as heating effect of electric current. तो इस वाले टर्म्स को दूसरे तरीके से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। और उसमें जब करंट जो है लगातार फ्लो होता है तो उसमें एक एनर्जी खर्च होती है, एक ऊर्जा का लॉस होता है। डिसिपेट का मतलब खर्च होना होता है, डिसिपेटेड का मतलब उसके अंदर में कुछ ना कुछ एनर्जी का डिसिपेटेड होता है और उसका फॉर्म क्या होता है, उस एनर्जी का जो फॉर्म होता है वो हीट होता है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी डिवाइस यूज़ करते हैं तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है और उसमें जो एनर्जी का डिसिपेट होता है या एनर्जी खर्च होती है, उस एनर्जी का जो खपत है वो किस फॉर्म में होता है, हीट के फॉर्म में होता है, अर्थात उसमें से हीट निकलने लगती है। एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि ये एक सर्किट है और इस सर्किट में एक रजिस्टर है और यहाँ पर एक बैटरी है। इस बैटरी को हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो होने लगती है। जैसे जैसे करंट फ्लो होते जाता है तो यहाँ पर टाइम जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है तो यहाँ पर ये जो रजिस्टर है ना, इसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है। टेम्परेचर बढ़ने लगता है मतलब यहाँ से हीट निकलने लगता है। ठीक है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। अच्छा, इसी को डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक बल्ब है, तो बल्ब में क्या लगा रहता है, एक फिलामेंट लगा होता है। तो ये फिलामेंट जो है एक रजिस्टर का काम करता है। इसको अगर मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दूँ या करंट से कनेक्ट कर दूं तो ये बल्ब जो है ग्लो करने लगता है। ठीक है, फिर यहाँ से करंट फ्लो होता है तभी तो ये ग्लो करता है ना, जलने लगता है ये। तो यहाँ पर ये एक रजिस्टर का काम करता है और यहाँ पर ये कंटिन्यू करंट फ्लो होता है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है तो ये बल्ब क्या होते जाता है, गर्म होते जाता है। आप लोग अपने घरों में ऑब्जर्व किए होंगे। तो यहाँ पर ये डिवाइस जो है एक रेजिस्टेंस का वर्क करता है और यहाँ पर करंट फ्लो करने पर इसमें से हीट प्रोड्यूस होने लगती है। टाइम बढ़ते जाता है, जैसे जैसे करंट बढ़ते जाता है, टाइम बढ़ते जाता है, पोटेंशियल का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे, पोटेंशियल तो वैसे कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ से हीट निकलने लगती है। तो इसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल मैं दे दिया हूँ, एक फ़ैन वाला एग्जाम्पल दिया हूँ, एक बल्ब वाला एग्जाम्पल दिया हूँ और इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्या समझते हैं तो आप लोग ये लाइन लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इफेक्ट इज़ यूटिलाइज इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन। और ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसका यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है जी, हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, ऐसी डिवाइस में इसका यूज़ किया जाता है। हम लोग इस टॉपिक की लास्ट में बात करेंगे इसका यूज़ और कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग डेली लाइफ में। तो ये रहा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब चलिए इसका डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। वैसे तो डेफिनेशन मैं आप लोग को बता चुका हूँ, लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, इसका एक्चुअल डेफिनेशंस आप लोग क्या लिखेंगे इसको एक बार देख लेते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एनी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट विथ नॉन जीरो रेजिस्टेंस इट प्रोड्यूस्ड हीट दैट heat up corresponding components. This phenomenon is called heating effect of electric current. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक फिनोमिनन है जिसमें किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं जिसकी रेजिस्टेंस जो है कम होती है। जब उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा तभी तो उसमें करंट फ्लो हो पाएगा ना, और जब उसमें करंट फ्लो होगा तभी तो वो गर्म होगा ना, और जब वो गर्म होगा तभी तो हीट प्रोड्यूस होगा। तो उस इफेक्ट को या उसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एनी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, जब भी इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से होकर गुजरता है। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की जो रेजिस्टेंस है वो नॉन ज़ीरो रहनी चाहिए, यहाँ पर बोला जा रहा है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की रेजिस्टेंस जो है नॉन ज़ीरो रहना चाहिए, बोलने का मतलब ये है
जिस सर्किट में जिस भी कंपोनेंट को हम लोग कनेक्ट किए हैं, चाहे वो बल्ब हो, चाहे फैन हो, चाहे कुछ भी हो, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू होना चाहिए। रेजिस्टेंस नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस जो है ज़ीरो हो जाएगा, सॉरी, रजिस्टर जो है नॉन जीरो रहना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो जाएगा तो वो सुपर कंडक्टर कहलाएगा, और सुपर कंडक्टर मटेरियल ऐसा है जो बाहर निकालते हैं उसमें करंट फ्लो होने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी को बोला गया है कि किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जैसे कि रजिस्टर हो गया, बल्ब हो गया, फ़ैन हो गया, या कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हो गया जिसमें करंट फ्लो करते हैं, उसका रजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। मतलब उसका रजिस्टर का वैल्यू कुछ ना कुछ होना चाहिए, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ऐसा कुछ ना कुछ रहना चाहिए, तभी वो हीटिंग इफेक्ट को शो करता है, और तभी तो वो डिवाइस काम करता है ना। जैसे कि बल्ब हो गया, ये भी एक रजिस्टर का काम करता है, ये करंट का रजिस्ट करता है, तभी तो ये इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, हीट प्रोड्यूस होता है ना। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बोला गया है। कुछ लोग जो है इस डेफिनेशन में नॉन जीरो रेजिस्टेंस को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसी का मतलब यहाँ पर मैं समझा दिया हूँ। अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता, अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता तो ये सुपर कंडक्टर हो जाता, ठीक है। और कंडक्टर जो मटेरियल होता है उसमें करंट फ्लो होता है, लेकिन उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है, तो इसी को यहाँ पर नॉन ज़ीरो बोला गया है। आगे बात करते हैं फॉर्मूला और यूनिट और नोटेशंस की। हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन देख लिए हैं, अब यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे, यूनिट देखेंगे और नोटेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये सर्किट को समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें हम लोगों ने एक बैटरी या सेल कनेक्ट कर रखा है ना, और यहाँ पर एक की है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मेज़र करने के लिए मीटर लगा रखे हैं, और यहाँ पर एक रजिस्टर है ना। ये रजिस्टर आपका क्या हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो सकता है, या इलेक्ट्रिक डिवाइस हो सकता है। इलेक्ट्रिक डिवाइस जैसे कि बल्ब हो सकता है, ठीक है, या फिर फैन हो सकता है, ठीक, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हो सकता है। तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग R कंसिडर कर लेते हैं, है ना। और यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज है, तो करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, पॉजिटिव से निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। तो ये एक सर्किट अरेंजमेंट है, स्टेडी करंट इन प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट। आगे बात करते हैं, फ्रॉम एबो सर्किट वी कैन ऑब्जर्व दैट हीट इंक्रीज वेयर पोटेंशियल इंक्रीज, करंट इंक्रीज, टाइम इंक्रीज। ये तो प्रैक्टिकली हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऊपर में जो सर्किट दिया गया है, जैसे जैसे हम लोग उसका पोटेंशियल बढ़ाएंगे, जैसे कि वहाँ पर बैटरी का जो वैल्यू है वो 2 वोल्ट हो सकता है, 5 वोल्ट हो सकता है, 10 वोल्ट हो सकता है, तो पोटेंशियल को मैं जैसे जैसे बढ़ाऊंगा उसमें करंट का वैल्यू उतना ही बढ़ते जाएगा, करंट का वैल्यू उतना ही बढ़ते जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है करंट के प्रपोजनल होता है, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम होता जाएगा, टाइम बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हीट का भी वैल्यू बढ़ते जाएगा। इसीलिए यहाँ पर एक रिलेशन लिख सकते हैं, H जो होता है प्रपोजनल होता है करंट के, वोल्टेज के और टाइम के, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे घर में आप लोग आयरन यूज़ करते होंगे, ठीक है। आयरन यूज़ करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा के आप लोग छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा के आप लोग छोड़ देते हैं, तो कुछ देर बाद टाइम का वैल्यू बढ़ते जाता है और ये धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, होता है कि नहीं। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं हीट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और टाइम। तो ऊपर दिए गए सर्किट से ये रिलेशन हम लोग इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब हम लोगों को पता है ओम्स लॉ से क्या रिलेशन होता है, V इज इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। तो यहाँ से V का वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, H इज इक्वल्स टू I, ब्रैकेट में IR और T मिल जाएगा। और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये I और I स्क्वायर हो जाएगा, और ये R हो जाएगा और ये T हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेता हूँ। अब हम लोगों को पता है, अगेन यूजिंग ओम्स लॉ हम लोग को पता है I इज इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, ठीक है। V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो यहाँ पर I का वैल्यू निकालूंगा तो R को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ना, तो V अपॉन R मिल गया। अब यहाँ पर इस वैल्यू को फिर से मैं कहाँ पर पुट कर देता हूँ, फिर से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ I के जगह पर, तो मुझे मिल जाएगा H इज इक्वल्स टू V अपॉन R VT। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करूँगा तो V और V क्या हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V स्क्वायर। तो H इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, V स्क्वायर अपॉन R T मिल गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को कितना फार्मूला मिला, इक्वेशन नंबर 1,
इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, 3 इक्वेशंस मिल गए हैं। और हीट से रिलेटेड केवल इन्हीं फार्मूलाज को आप लोगों को याद रखना है। जब आगे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यही फार्मूला हम लोग को यूज़ होगा, इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। एंड दिस लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टेंस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है एंड दिस लॉ इम्प्लाइज दैट द हीट प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में जब हीट प्रोड्यूस होता है तब हम लोग यहाँ पर इस लॉ को अप्लाई करते हैं। और हीट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ से हम लोग बता सकते हैं हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर गिवन रेजिस्टेंस एंड अ गिवन टाइम। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो हीट है ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ करंट होता है। ये एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो हीट होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट एंड अ गिवन टाइम। और यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं हीट जो है रेजिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, यहाँ पर ये रिलेशन हमको क्या बताना चाह रहा है कि हीट का वैल्यू, करंट का वैल्यू हम लोग जैसे जैसे बढ़ाएंगे स्क्वायर के टर्म्स में वैसे वैसे हीट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। और इसको डिक्रीज करने पर ये भी डिक्रीज होता चला जाएगा। उसी प्रकार जिस मटेरियल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में या जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, अगर उस डिवाइस का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें हीट उतना ही प्रोड्यूस होगा, और जितना रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा उतना ही कम हीट होगा। तीसरा रिजल्ट निकल के ये आता है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर गिवन रेजिस्टेंस एंड करंट। हीट जो है टाइम का भी प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन को ही ले लो, आप लोग जितने देर तक इसको ऑन करके छोड़ोगे ये उतना ही गर्म होता चला जाएगा। इसीलिए जब हम लोग कपड़े को आयरन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, चिपक जाता है कपड़े के साथ, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं तो टाइम बढ़ते जाता है और इसमें करंट का वैल्यू बढ़ते जाता है तो जाहिर सी बात है हीट का वैल्यू बढ़ेगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं हीट जो है टाइम के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो इस रिलेशंस को भी याद रखिएगा। और ये रिजल्ट हम लोग को कहाँ से मिला है, ये रिजल्ट मिला हम लोग को इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से मिला है। इक्वेशन नंबर 2 से आई स्क्वायर का रिलेशन मिलता है, आर का और टी दोनों का रिलेशन मिलता है। और करंट जो है हीट जो है पोटेंशियल के भी इक्वल होता है, पोटेंशियल के भी प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेना, पोटेंशियल के भी इक्वल होता है। ठीक है, 4th नंबर में डाल के। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई जिस इलेक्ट्रिक डिवाइस की हम लोग बात कर रहे हैं इसमें जितना ज़्यादा पोटेंशियल देंगे इसमें करंट का वैल्यू उतना ही बढ़ेगा ना। खैर ये वाला जो रिलेशन है इसमें कवर हो गया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ रहा होगा तभी तो बढ़ रहा है ना, पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी हम लोग जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़े उसको हम लोग डेली लाइफ में कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग के घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ करते होंगे। इसमें क्या होता है, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इसमें एक ऐसा रॉड लगा रहता है, और इसी रॉड में एक कॉपर वायर या नाइक्रोम का जो वायर है इसको ऐसे करके हम लोग कनेक्ट कर दिए रहते हैं। अब जैसे हम लोग के घरों में जो करंट का वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता है तो ये गर्म होके क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिससे कि हमारे घर में पावर सप्लाई रुक जाती है। तो ये ब्रेक क्यों हुआ है, तो ये हीट प्रोड्यूस हुआ है, हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ तभी तो ये मेल्ट हो गया ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसीलिए यहाँ पर नाइक्रोम का यूज़ करते हैं इसमें, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज हम लोग घर में यूज़ करते थे। अच्छा, इसका यूज़ क्यों करते थे, तो हमारे घरों में जो डिवाइस यूज़ होते हैं ना, जैसे टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, ऐसे इंपॉर्टेंट जो
जो महंगी डिवाइसेस हैं उन लोग को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि करंट का वैल्यू अचानक से बढ़ जाता है तो ये सभी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो उसको बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन, इसको तो मैं बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक बल्ब भी बता चुका हूँ। ठीक है, ये भी हीटिंग इफेक्ट का एक रिजल्ट है। रूम हीटर, ठंड के दिनों में इसको यूज़ किया जाता है। जब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो रूम में इसको रखा जाता है, तो हमारा रूम क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसको रूम हीटर बोलते हैं। टोस्टर, ये तो सभी को पता होगा। आयरन यहाँ पर बता दिया हूँ। केटली आप लोग को पता होगा, चाय को गर्म रखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं। ये 2 टाइप का आता है, पहले नॉन इलेक्ट्रिकल वाला आता है, आजकल इलेक्ट्रिक वाला आने लग गया है। ये स्टोव, ये भी आप लोग को पता है। वाटर हीटर, ये भी आप लोग को पता है, पानी गर्म करने का। तो ये सभी चीज़ें क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डेली लाइफ यूज़ होने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्लास 10th के लिए ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आप लोगों के एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। चूँकि 9th क्लास में आप लोगों ने केवल पावर के बारे में पढ़ रखे होंगे, ठीक है, बट यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है। क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज आल्सो टर्म्स एज इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की खपत होती है, या वो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, रखता है अपने पास, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी की दर को हम लोग क्या कहते हैं, रेट को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। चलिए दूसरे शब्दों में इसको समझते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी और वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, यूनिट टाइम में जो हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी का या वर्क डन का जो अमाउंट मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। अगर इसको फॉर्मूले के माध्यम से देखें तो हमको पावर का फॉर्मूला कुछ ऐसे मिलेगा, P इज इक्वल टू W/T, जहाँ पर P को बोला जाता है पावर। ये फॉर्मूला हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। अभी ये इलेक्ट्रिकल पावर नहीं है, ये इलेक्ट्रिक पावर ही होगा जब हम लोग इसका करंट और वोल्टेज के साथ और रेजिस्टर के साथ रिलेशन निकालेंगे अभी। ठीक है, ये पावर है, जहाँ पर W का मतलब है वर्क डन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी। क्या बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं। और टाइम का मतलब क्या होता है, T का मतलब होता है टाइम। इसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू VI। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर। इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पावर। ये क्या है, पावर का डेफिनेशन है, जो कि 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे मैकेनिक्स में। और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पावर। और V का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप लोग को पता होगा, सॉरी फॉर दैट। और I का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। तो पावर का जो डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पावर का जो डेफिनेशन, ये तो पावर का डेफिनेशन हो गया। और इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू VI। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू I²R। और इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू V²/R। तो ये फॉर्मूला कैसे कैसे आता है, इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। को मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू W/T। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेता हूँ। वी नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और हम लोगों को पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू W/Q होता है। और यहाँ पर W को यहीं पर रखता हूँ, Q को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो इस फॉर्मूले को लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Q इंटू V लिख सकता हूँ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन नंबर 2 के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में ले जाकर पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मुझे क्या मिल जाता है, P इज इक्वल टू QV/T मिल जाता है। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन पता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू Q/T होता है। तो यहाँ पर Q/T की जगह पर मैं क्या रिप्लेस कर देता हूँ, I को रिप्लेस कर देता हूँ। तो मुझे इलेक्ट्रिक पावर का जो
वैल्यू है वो कितना मिल जाता है, P इज इक्वल्स टू IV मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, इसको हम लोग केवल पावर कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर नहीं कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किए, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, ये केवल पावर है जो कि आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, और ये होता है इलेक्ट्रिक पावर। क्यों? क्योंकि ये करंट और वोल्टेज के टर्म्स में है। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम लोगों को पता है V इज इक्वल्स टू IR होता है। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। तो इक्वेशन नंबर 3 में अगर इस वैल्यू को मैं पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल्स टू I ब्रैकेट में IR मिल जाएगा। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो मुझे मिल जाएगा P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R मिल जाएगा। तो ये हमको सेकेंड फार्मूला मिल गया है इलेक्ट्रिक पावर का। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, अगेन यूजिंग ओम्स लॉ, फिर से हम लोग ओम्स लॉ को यूज करते हैं। और ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR, और यहाँ से I का वैल्यू निकालूंगा तो R को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा V अपॉन R। तो यहाँ पर I इज इक्वल्स टू V अपॉन R मिल गया। अब इस I के वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूं तो ये फॉर्मूला जो है कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा, P इज इक्वल्स टू V अपॉन R इंटू V। ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। तो ये हमको इलेक्ट्रिक पावर का नेक्स्ट फार्मूला मिल चुका है। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक पावर का टोटल कितने फार्मूला हम लोग देखें, ये फर्स्ट और सेकंड और ये थर्ड। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, इसका यूज़ होता है नॉर्मल हम लोग को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर करंट और वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है तो उसमें पावर कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और इस वाले फार्मूले का हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई सर्किट दिया हो और उसमें रजिस्टेंस यूज़ हुआ हो और वो रजिस्टेंस अगर एक से अधिक है और वहाँ पर रजिस्टर का कॉम्बिनेशन जो है सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो। कौन सा कॉम्बिनेशन हो, सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो, तब इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करते हैं। उसी प्रकार इस वाले फार्मूले का यूज़ कब करते हैं, जब कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट हो और उसमें रजिस्टर मौजूद हो और वो रजिस्टर जो है एक से अधिक है और उसका कॉम्बिनेशन किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो हमको पावर निकालने के लिए इस वाले फार्मूले का यूज़ करना है। तो याद रखिएगा, जब पैरेलल कॉम्बिनेशंस दिया हो तब पावर कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला लगाते हैं, और जब हम लोग को सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिया हो तब पावर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो ये रहा इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड कुछ फार्मूलेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं पावर के SI यूनिट की बात करूं तो ये वॉट होता है। ठीक है, क्या होता है, वॉट होता है। और याद रखिएगा, इट इज़ द पावर कंज्यूम बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। बोलने का मतलब ये है, इलेक्ट्रिक पावर का वैल्यू क्या होता है, IV होता है, और पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। बट याद रखिएगा 1 वॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट एम्पियर होता है। ठीक है, 1 वोल्ट एम्पियर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। द यूनिट वॉट इज़ वेरी स्मॉल, देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज़ अ मच लार्जर यूनिट किलोवाट। जो ये वॉट होता है ये बहुत छोटा यूनिट होता है, इसलिए हम लोग अपने घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं उसको मेज़र करने के लिए हम लोग वाट की जगह पर क्या यूज़ करते हैं, किलोवाट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 1000 वाट। और जो ये 1 किलो वाट है ये किसके इक्वल होता है, 1000 वाट के इक्वल होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज देयर फॉर वॉट आवर। चूँकि हम लोग देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है किसका प्रोडक्ट होता है, पावर और टाइम का। कैसे, बता देता हूँ। पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, W/T होता है। तो यहाँ पर एनर्जी W इज इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, PT लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, PT लिख सकता हूँ। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज देयर फॉर वॉट आवर। इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट है वो क्या होता है, वॉट आवर होता है। ठीक है, जहाँ पर P का मतलब क्या है, पावर है, T का मतलब टाइम है। तो टाइम को आवर से मेज़र करते हैं और P को वाट से मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा, वाट आवर हो जाएगा। ये कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की है, मैकेनिकल एनर्जी नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये वाला जो वर्क डन है इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या लेंगे, वाट आवर लेंगे। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं
1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour। यहाँ पर बोलने का मतलब ये है, चूंकि पावर का डेफिनेशन क्या होता है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू पी टी। अब यहाँ पर ये W क्या होता है, एनर्जी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये बोला जा रहा है 1 वाट आवर इज एनर्जी। ये 1 वाट आवर क्या है, एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रिकल सर्किट के द्वारा क्या किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है, रखा जा रहा है या खर्च किया जा रहा है, ठीक है। और ये 1 वाट आवर एनर्जी हमको कब मिल रहा है, जब पावर का वैल्यू क्या हो, 1 वाट हो, और टाइम का वैल्यू क्या हो, 1 आवर हो। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं 1 वाट आवर एनर्जी इज इक्वल्स टू पी टी। पी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट होता है, तो ये 1 वाट हो जाएगा। और यहाँ पर टाइम का वैल्यू क्या होता है, आवर होता है, तो ये आवर हो जाएगा। तो इसी को बोला जा रहा है 1 वाट आवर जो एनर्जी कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस के द्वारा, वो कब कंज्यूम करता है, जब पावर का वैल्यू क्या हो, 1 वाट हो, और टाइम का वैल्यू क्या हो, 1 आवर हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो वर्क डन है या फिर एनर्जी है, इसका जो यूनिट होता है वो कितना होता है, जूल होता है। इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट वर्क का जूल होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 जूल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना है, 1 वाट आवर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, कितना होता है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 वाट आवर होता है। बट यहाँ पर ये जो लाइन लिखा है इसका मतलब ये है 1 वाट आवर की एनर्जी जो है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के द्वारा डिसिपेट किया जाता है या कंज्यूम किया जाता है, कब, जब पावर का वैल्यू 1 वाट हो और टाइम का वैल्यू 1 आवर हो। या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं 1 जूल energy is consumed by electrical device or component when the value of power is 1 watt and the time is 1 hour, ऐसा भी बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर, कॉमनली नोन एज यूनिट। आप लोगों को पता होगा, 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, कमर्शियल यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर का या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किलोवाट आवर होता है। क्या होता है, किलोवाट आवर होता है। इसी को कमर्शियल यूनिट कहा जाता है, या शॉर्ट में इसको यूनिट कहा जाता है। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 किलो इज इक्वल्स टू हम लोग को पता है कितना होता है, 1000। 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 वाट होता है, ऊपर मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। और 1 आवर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है, इतना हम लोग को पता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ, तो 36, यहाँ से 20 आएगा, यहाँ से 30, तो 10 के पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वाट सेकेंड लिख सकता हूँ। या इसी को मैं लिख सकता हूँ 3.6 10 के पावर 6, यहाँ पर 10 का डिवाइड कर दिया और 10 का मल्टीप्लाई, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 3.6 क्रॉस 10 के पावर 6 वाट सेकेंड लिख सकता हूँ। और यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और याद रखिएगा 1 वाट सेकेंड जो है, 1 वाट सेकेंड जो है कितने के इक्वल होता है, 1 जूल के इक्वल होता है। कितने के इक्वल होता है, 1 जूल के इक्वल होता है। इसलिए यहाँ पर मैं 3.6 10 के पावर 6 वाट सेकेंड को क्या लिख सकता हूँ, 3.6 क्रॉस 10 के पावर 6 जूल लिख सकता हूँ। अच्छा, मुझे कैसे पता चला 1 वाट सेकेंड जो है 1 जूल के इक्वल होता है, क्योंकि हम लोग को पता है W इज इक्वल्स टू क्या होता है, PT होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 वाट आवर लिख सकता हूँ, ठीक है। आवर को अगर मैं सेकेंड में चेंज कर दे, अच्छा, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है ना, तो यहाँ पर 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 वाट आवर ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। बट यहाँ पर वाट को मैं किस में लिया, किलो वाट में लिया हूँ, इसलिए मुझे ये वैल्यू मिला है। तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का क्लास 10th का ये जो चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, इसका जो थ्योरी पोर्शन है ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है। अब थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होने के बाद आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो एनसीईआरटी में प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, एनसीईआरटी में कौन कौन सा प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, इंडेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है और एक्सरसाइज दिया हुआ है, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।